Hello everyone. Hi guys. I welcome you all on behalf of defensepedia.in. So guys, आज का हमारा चैप्टर इज अबाउट द कांग्रेस। कल हमने पिछली बार क्लास में हमने कांग्रेस को कवर किया था। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू कवर टुडे इज द फर्स्ट फेज ऑफ कांग्रेस। कैसा था पहला फेज कांग्रेस का? गाइस, आई होप सभी बच्चों ने प्रीवियस वीडियोस में जाकर चेक कर लिया होगा कि कांग्रेस की शुरुआत 1885 में हुई थी। अब 1885 से जो पहला फेज आता है, मतलब 1905 या 1907 तक का जो फेज है, इस फेज को हम कहते हैं मॉडरेट फेज। हिंदी में इसको नरम दल या उदारवादी दल कहा जाता है। ये वो लोग हुआ करते थे जिनको ऐसा माना जाता था कि जिनका अंग्रेजों पर पूरा भरोसा था। ये अंग्रेजों के साथ नरम थोड़ा सा व्यवहार रखना चाहते थे। और सभी बच्चे इस बात को क्लियर कर लें कि जो शुरुआती फेज थी, इन लोगों ने बहुत हाईली एजुकेटेड थे और मोस्टली विदेश में एजुकेटेड ये लोग थे। और ये सारे के सारे लोगों का अंग्रेजों के ऊपर, अंग्रेजों की लॉ पे, अंग्रेजों के कानून पे पूरा भरोसा था। सो गाइज, लेट अस स्टार्ट द सेशन। सो दोज ऑफ यू हु हैज जॉइंड माय सेशन फॉर द फर्स्ट टाइम, आप में से जितने भी बच्चे पहली बार मेरी क्लास में आए हो, मेरा नाम आकाश श्रीवास्तव है। मैं खुद एक एक्स एनडीए हूँ गाइस, 118th कोर्स 2007 बैच। आप में से किसी भी बच्चे को एनडीए के रिगार्डिंग कोई भी डाउट होता है तो मैं अपने चैनल का लिंक आपको, इसी टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और आप में से कोई भी बच्चा फ्री हिस्ट्री की क्लासेस पढ़ना चाहता है तो आप मेरे चैनल पे भी पढ़ सकते हैं। अदरवाइज आपको मेरे ऐप का लिंक भी इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप मेरे ऐप को डाउनलोड करके पूरे की पूरी प्रिपरेशन कर सकते हैं। सो गाइज, दिस इज माय चैनल नेम जीएस विद आकाश। आप में से किसी भी बच्चे को कुछ भी जानना हो, यू कैन वेरी वेल कनेक्ट विथ मी, 1-to-1 आप मेरे से बात कर सकते हो। दूसरी चीज, ये मेरे चैनल का नाम है defensepedia.in, ये मेरे ऐप है। आप इस ऐप के थ्रू पूरी की पूरी हिस्ट्री को इजिली पढ़ सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। गाइज, आई हैव लॉन्च्ड वन माय कंप्लीट, क्या कहते हैं, मैंने पूरा का पूरा मॉक पेपर एनडीए और सीडीएस दोनों का लॉन्च किया है, जो कि कोर्सेज के सेक्शन में है। मैं आप सभी बच्चों से चाहता हूं कि आप सभी बच्चे कोर्सेज के सेक्शन में जाएं और कोर्सेज के सेक्शन में जाकर आप डिफेंसपीडिया का जब ऐप डाउनलोड कर लेंगे तो आप उस पर जाकर आप आराम से अपना सेशन को, आप अपने ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं। और जब आपका ऐप डाउनलोड हो गया हो तो आप मॉक पेपर्स को लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए। नाउ गाइस, सबसे पहले सभी बच्चे पिछली क्लास का थोड़ा सा अपन रिकॉल करते हैं। 1885 में इसका हुआ था। पहले इसके प्रेसिडेंट डब्ल्यू.सी. बनर्जी साहब थे। आप सभी बच्चों को ये याद होगा, पिछली क्लास का आपको रिकॉर्डिंग आपको मिल गई होगी, यूट्यूब पर आपको मिल जाएगी, आप इसी चैनल पे सर्च करोगे आपको मिल जाएगा। नाउ गाइस, अब सभी बच्चे यहां पर ध्यान से देखेंगे कि प्रोमिनेंट लीडर कौन थे जब शुरुआत होती है मॉडरेट की। गाइस, छोटा सा चैप्टर है, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे कि प्रोमिनेंट लीडर मॉडरेट्स के कौन कौन से थे। सभी बच्चे यहां पर ध्यान से देखिए। पहले सबसे प्रोमिनेंट लीडर हुआ करते थे दादा भाई नौरोजी। इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ये फर्स्ट इंडियन थे जो कि हाउस ऑफ कॉमन्स, जैसे कि भारत के पार्लियामेंट में राज्यसभा और लोकसभा होती, उसी तरीके से ब्रिटिश पार्लियामेंट में हाउस ऑफ कॉमन हुआ करता है। हाउस ऑफ कॉमन और हाउस ऑफ लॉर्ड, ये उसके मेंबर हुआ करते थे। ये पहले मेंबर थे, फर्स्ट इंडियन मेंबर थे। सारे बच्चे यहां पे लिखोगे, इन्होंने ऑथर्ड की थी पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया इनकी बुक का नाम था। और इसी बुक में इन्होंने बताया था क्या? इसी बुक में इन्होंने बताया था ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी। ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, राइट इट डाउन गाइस। सो सबसे पहले जो सबसे पॉपुलर प्रोमिनेंट लीडर थे उनका नाम था दादा भाई नौरोजी। सभी बच्चों को याद रखिएगा, कल मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में बताया था इनकी ऑर्गेनाइजेशन का नाम ईस्ट इंडिया एसोसिएशन हुआ करता था ना। अगला नाम आप सभी बच्चे लिखेंगे वोमेश चंद्र बनर्जी। ये फर्स्ट प्रेसिडेंट थे आईएनसी के, इंडियन नेशनल कांग्रेस के ये फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। ये लॉयर थे बाय प्रोफेशन, ये बाय प्रोफेशन लॉयर हुआ करते थे। और इन्होंने फर्स्ट स्टैंडिंग काउंसिल, इनसे स्टैंडिंग काउंसिल क्या होता है? स्टैंडिंग काउंसिल इज लाइक
जो अंग्रेजों की तरफ से केस लड़ेगा, ये पहले भारतीय थे जो अंग्रेजों की तरफ से केस लड़ रहे थे। नाउ गाइस, तीसरे सबसे प्रोमिनेंट पर्सन कौन थे? जी सुब्रमण्यम अय्यर, हिंदू न्यूज़पेपर के ये फाउंडर थे। याद रखिएगा गाइस, इन्होंने एक तमिल न्यूज़पेपर स्वदेश मित्रम करके भी चलाया था। सारे बच्चे लिखोगे मद्रास महाजन सभा करके इनकी ऑर्गेनाइजेशन का नाम था। आप सभी बच्चे यहां पे लिख लीजिए मद्रास महाजन सभा। ये ऑर्गेनाइजेशन के बारे में मैंने ऑर्गेनाइजेशन वाले चैप्टर में पढ़ाया हुआ है। सो जी सुब्रमण्यम अय्यर याद रखिएगा, इनका हिंदू न्यूज़पेपर हुआ करता था और मद्रास महाजन सभा करके इनका अपना खुद की ऑर्गेनाइजेशन हुआ करती थी ना। और दूसरे प्रोमिनेंट लीडर कौन थे गाइस? अगला नाम आप सभी बच्चे याद रखेंगे, गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के पॉलिटिकल गुरु माने जाते हैं। याद रखिएगा, गोपाल कृष्ण गोखले सिर्फ महात्मा गांधी के नहीं, इन्हें गुरु माना जाता है सरोजिनी नायडू का भी, सरोजिनी नायडू का भी, और कई जगह इनको मेंशन किया जाता है एज लीडर ऑफ मोहम्मद अली जिन्ना, पॉलिटिकल गुरु ऑफ मोहम्मद अली जिन्ना। सारे बच्चे इस पॉइंट को नोट कर लें कि ये पॉलिटिकल गुरु माने जाते हैं महात्मा गांधी जी के भी, सरोजिनी नायडू के भी और मोहम्मद अली जिन्ना के भी। ही वॉज द फाउंडर ऑफ सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, फाउंडर ऑफ सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के ये फाउंडर थे। अगला नाम आप सभी बच्चे लिखोगे सर सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। ही इज ऑल्सो कॉल्ड एज राष्ट्रगुरु और इंडियन बर्ग। सभी बच्चे लिखोगे राष्ट्रगुरु एंड इंडियन बर्ग। ही वॉज द फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल एसोसिएशन। इंडियन नेशनल एसोसिएशन आप सभी बच्चों को यहां पर याद रखना है, इंडियन नेशनल एसोसिएशन, इसको मर्ज किया गया इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ। याद रखिएगा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने ही इंडियन नेशनल एसोसिएशन बनाया था, जिसको मिला दिया गया था आईएनसी के साथ। ये एक सिविल सर्वेंट थे, बट इनको सिविल सर्विसेज से हटा दिया गया था। इनके ऊपर रेशियल डिस्क्रिमिनेशन लगाया गया, इनके साथ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, रंग भेद किया गया और इनको हटा दिया गया था। ही वॉज द फाउंडर ऑफ द न्यूज़पेपर बंगाली। सभी बच्चे इस पॉइंट को जरूर लिखेंगे गाइस। सुरेंद्र राष्ट्रगुरु के नाम से जाने जाते हैं सर सुरेंद्रनाथ बनर्जी। आप सभी बच्चों को लिखना है, इन्होंने इंडियन सिविल सर्विसेज को क्वालिफाई किया था, बट इनको निकाल दिया गया जस्ट रंग भेद के कारण। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट आप सभी बच्चे यहां पर नोट करेंगे कि और क्या एम्स और डिमांड थी मॉडरेट्स की। सबसे पहला इनका डिमांड थी कि मासेस को, मतलब जो आम जनता है, उन्हें एजुकेट किया जाए। सभी बच्चे इस पॉइंट को लिखिए कि पब्लिक ओपिनियन बनेगा तभी जब मासेस, जब जनता एजुकेटेड होगी, आम जनता, और आम जनता को अवेयर किया जाए उसके राइट्स के बारे में, जो भी उसके राइट्स हैं उसकी राइट्स के बारे में, उसके हक के बारे में उसे एजुकेट किया जाए। अगला पॉइंट क्या है गाइस? इंडियन रिप्रेजेंटेशन इन एग्जीक्यूटिव काउंसिल। बहुत जरूरी है गाइस। एग्जीक्यूटिव काउंसिल क्या होता था? एग्जीक्यूटिव काउंसिल वाइस रॉय की एक खास ग्रुप होता था। जैसे आज प्रधानमंत्री का अपना कैबिनेट होता है, उसी तरीके से उस जमाने में वाइस रॉय का एग्जीक्यूटिव काउंसिल होता था, जिसमें इस वक्त तक इंडियंस नहीं होते थे। इस पर्टिकुलर टाइम तक इंडियंस नहीं होते थे। अब याद रखिएगा कि इन्होंने डिमांड किया कि हमें इंडियंस को भी चाहिए है वाइस रॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर। इन्होंने ये डिमांड किया। इंडियंस का डिमांड करने का एजेंडा क्या था? इंडियंस को डिमांड इसलिए किया ताकि इंडियन ही अगर जब आएगा तो वो एक इंडियन की ही बात को ठीक से समझ पाएगा। अगला पॉइंट आप सभी बच्चों को यहां पर याद रखना है कि पहली बार कोई इंडियन 1909 में एग्जीक्यूटिव काउंसिल ज्वाइन करता है। इनका नाम था सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा, एसपी सिन्हा। सारे बच्चे यहां पे लोग लिख लीजिए, इनके क्या नाम था? इनका नाम था सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। राइट इट डाउन एवरीवन गाइस। सभी बच्चे यहां पे लिखेंगे सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा इनका नाम था। ठीक है, ये याद रखिएगा, एग्जीक्यूटिव काउंसिल एक बहुत ही जरूरी पार्ट है।
लेजिस्लेटिव काउंसिल्स जो लोकल लेवल पे होते हैं उनमें रिफॉर्म्स चाहते थे। ये चाहते थे कि एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में डिफरेंस किया जाए, एग्जीक्यूटिव की पावर जुडिशरी की पावर से अलग किया जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये चाहते थे कि जो लैंड रेवेन्यू हैं, जो टैक्सेस हैं, उसको कम किया जाए कि किसानों की जीवन मुश्किल ना हो। इन्होंने लैंड रेवेन्यू को, टैक्सेस को कम करने के लिए बोला। अगला पॉइंट, आफ्टर 1892 दे रेज द स्लोगन, इन्होंने एक स्लोगन रेज किया था, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। सभी बच्चे इस पॉइंट को जरूर लिख लो, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। उन्होंने कहा, यह अमेरिकन रिवॉल्यूशन से लिया गया है गाइस, ये याद रखिएगा, ये अमेरिकन रेवोल्यूशन से लिया गया है। इन्होंने कहा कि जब तक हमारा रिप्रेजेंटेशन आप हमें नहीं देंगे तब तक हम किसी तरह का कोई भी कर भुगतान नहीं करेंगे। वो और क्या चाहते थे, वो चाहते थे कि सेना पर खर्चा कम हो। तो ये सारे के सारे इनिशियल डिमांड्स हुआ करते थे मॉडरेट्स के। ना और क्या क्या डिमांड्स थे सभी बच्चे देखेंगे गाइस, याद रखिएगा, सॉल्ट लॉ को हटाने की और शुगर टैक्स को हटाने की बात कही गई है। सॉल्ट लॉ याद रखिएगा, ये वही सॉल्ट लॉ है जिसको गांधी जी ने 1930s में सॉल्ट सत्याग्रह के द्वारा तोड़ा था। याद रखिएगा गाइस, जो सॉल्ट का कंपोनेंट था, जो रेवेन्यू आता था सॉल्ट से, वो रेवेन्यू लगभग ब्रिटिश सरकार की जीडीपी का 8% होता था, 8%। ठीक है ना। सो इन्होंने बोला कि हमें सॉल्ट को, लॉ सॉल्ट के टैक्सेस को तोड़ना है, हटाना है। अगला पॉइंट, ये और क्या चाहते थे, ये चाहते थे इंडियन सिविल सर्विसेज इंडिया में भी हो इंग्लैंड के साथ साथ। पहले इंडियन सिविल सर्विसेज केवल और केवल इंग्लैंड में हुआ करता था, ये चाहते थे कि इंडिया में भी हो। मैं सभी बच्चों से चाहता हूं कि सभी बच्चे कमेंट पे लिखकर डालें कि इंडिया में पहली बार आईसीएस का एग्जाम, इंडियन सिविल सर्विसेज का एग्जाम कब हुआ था। सभी बच्चे इसको फटाफट नोट करें। अगला पॉइंट गाइस, सभी बच्चे लिखेंगे, दे वर डिमांडिंग ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन, अपने लिए एसोसिएशन बनाने के लिए, ये फंडामेंटल राइट्स थे जो हमारे पास नहीं है। मॉडर्न कैपिटलिस्ट इंडस्ट्री को बनाने के लिए चाहते थे कि इंडिया में पैसा फ्लो करे, इंडिया का पैसा विदेशों में ना जाए। इकोनॉमिक ड्रेन ऑफ इंडिया बाय ब्रिटिशर्स, इसको रोकना चाहते थे। अगला लास्ट पॉइंट क्या है गाइस, आर्म्स एक्ट को हटाना चाहते थे। आर्म्स एक्ट क्या है गाइस, याद रखिएगा, 1878 में लॉर्ड लाइटन ने लाया एक एक्ट। इस एक्ट के अकॉर्डिंगली कि इंडिया के रहने वाले हिंदुस्तानी, हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, सिख, पारसी गन नहीं रख सकते अपनी सेल्फ डिफेंस के लिए, उसके लिए उनको लाइसेंस चाहिए। बट अंग्रेज रख सकते हैं, अंग्रेज को कोई लाइसेंस नहीं चाहिए। इसे आर्म्स एक्ट कहा गया है और यह बहुत ही डिस्क्रिमिनेटरी था और इस चीज के अगेंस्ट गए थे शुरुआत के जो मॉडरेट्स थे। क्या मेरी बात क्लियर हो गई है सभी बच्चों को? मैं आगे बढ़ूं, चलिए अगला पॉइंट, क्या मेथड इस्तेमाल करा करते थे जो शुरुआती मॉडरेट्स थे? सबसे पहले गाइस याद रखिएगा, पीसफुल और कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स का इस्तेमाल किया जाता था, पीसफुल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स का। याद रखिएगा, ये पेटिशन, मीटिंग, रिजोल्यूशन, पैम्फलेट, मेमोरेंडम, डेलीगेशन, इन सभी पर भरोसा करते थे। अंग्रेजों के सामने वो जो मांग रखते थे वो पीसफुल मांगे होती थी। इनके मेथड को 3P मेथड कहा जाता है, प्रेयर, पेटिशन एंड प्रोटेस्ट। प्रेयर, पेटिशन एंड प्रोटेस्ट कहा जाता है। याद रखिएगा, इनके मेथड्स को प्रेयर, पेटिशन एंड प्रोटेस्ट कहा जाता है। इनका कंप्लीट फेथ हुआ करता था, ये मानते थे कि ब्रिटिश जस्टिस सिस्टम अपने आप में पूरा का पूरा सफिशिएंट जस्टिस सिस्टम है। दे हैड कंप्लीट फेथ इन द ब्रिटिश जस्टिस सिस्टम। अगला, इनका जो भी अप्रोच होता था वो ज्यादातर केवल एजुकेटेड क्लासेस में होता था। इन्होंने मासेस को, मतलब जो आम जनता है, वेदर इट इज फार्मर, वेदर इट इज सम काइंड ऑफ लेबर, वो इनको ज्यादा नहीं इकट्ठा करते थे। अब याद रखिएगा, इनका एम होता था पॉलिटिकल राइट और सेल्फ गवर्नमेंट, बट
बट ये चाहते थे कि ब्रिटिश डोमिनियन के अंदर ही हो। ये एक बहुत जरूरी फैक्टर है, याद रखिएगा। सेल्फ गवर्नमेंट और पॉलिटिकल राइट्स के लिए लड़ना चाहते थे, पर ये ब्रिटिश डोमिनियन के अंदर ही। ये कोई भी पूर्ण स्वराज की बात नहीं करते थे। ये चाहते थे कि स्वराज हो, पर स्वराज हमारा अंग्रेजी डोमिनियन के अंदर हो। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, याद रखिएगा। मॉडरेट्स ये जो डिमांड करते थे। अब आप लोगों को मैं एक छोटा सा पॉइंट याद दिला दूं कि 1929 में पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग की गई। पूर्ण स्वराज की मांग पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। पंडित नेहरू ने की थी। कहां पर? जिसको हम लाहौर सेशन कहते हैं। आई होप आप सभी बच्चों को ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब गाइस सभी बच्चे यहां पर ध्यान से देखोगे कि इनकी लिमिटेशंस क्या थी, मॉडरेट्स की लिमिटेशन क्या थी। याद रखिएगा, जब हम इनकी लिमिटेशंस की बात करते हैं तो इन लोगों का याद रखना है कि जो सबसे बड़ी इनकी लिमिटेशन थी, ये केवल और केवल एजुकेटेड क्लासेस को इंक्लूड करते थे। इन्होंने मासेस को, जो बड़ी जनता थी, उसको कभी इंक्लूड नहीं किया। इस चीज का फायदा एक्चुअली सबसे ज्यादा फायदा हुआ था गांधी जी को। ये याद रखिएगा गाइस कि द पावर ऑफ मासेस, मास मूवमेंट, इसको सबसे ज्यादा गांधी जी ने इसको यूटिलाइज किया था कि मासेस का सपोर्ट जब रहेगा तो आपके साथ लोग रहेंगे हमेशा। दूसरी प्रॉब्लम क्या थी? इन्होंने कभी भी कभी भी कंप्लीट इंडिपेंडेंस नहीं मांगी। ये हमेशा डोमिनियन की ही बात मांगते थे। अब दूसरी बड़ी बात क्या थी कि इनके जितने भी आइडियाज थे वो ज्यादातर आइडियाज वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकिंग से लिया गया था। वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकिंग, वो फ्रेंच रेवोल्यूशन हो, अमेरिकन रेवोल्यूशन हो, और वो जनरली सूटेबल नहीं होता था इंडिया में। इंडिया की डाइवर्सिटी के कारण, थोड़ा सा हमारी यहाँ की जो पॉपुलेशन है उसकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होने के कारण, अनएम्प्लॉयड या अनएजुकेटेड पॉपुलेशन होने के कारण हम जनरली वेस्टर्न आइडियाज के साथ सूट नहीं कर पाते थे। सो ये सारा पॉइंट रहा है जो आप लोगों को याद रखना है। हमारी लिमिटेशंस बनती हैं मॉडरेट्स के बारे में। अब यहां पर याद रखोगे गाइस कि 1907 में होता है सूरत सेशन, और सूरत सेशन में बहुत खुल के मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में लड़ाई सामने आ जाती है। बहुत खुल के लड़ाई सामने आ जाती है। और इसके कारण क्या होता है? इसके कारण ये होता है कि आम जनता बहुत परेशान हो गई थी इससे। आम जनता इससे बहुत परेशान हो गई थी, और आम जनता चाहती थी कि हमें आजादी जल्दी से जल्दी मिले। आम जनता जब आजादी जल्दी से जल्दी चाहती थी तो रास्ता शायद गलत था हमारा, इसलिए लोगों ने रास्ता बदलने की कोशिश करी। जो पहले नरम दल या उदारवादी थे, 1907 में ये झगड़ा बहुत खुल के आ गया, और जो कुछ लोग जिनको हम गरम दल कहते हैं, लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, इनकी पॉलिटिकल थिंकिंग ने कांग्रेस को ओवरपावर किया और एक नए तरीके का स्ट्रगल शुरू किया देश में, जिसको हम कहते हैं एक्सट्रीमिस्ट एरा ऑफ कांग्रेस, जो मैं अगली क्लास में आपको बताऊंगा। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, सी यू वेरी सून, जय हिंद, टेक केयर गाइस।